हर हर महादेव है सभी को। आज अपन सॉल्व करने वाले क्लास 10 मैथ्स मैराथन का पार्ट थर्ड। ठीक है, पार्ट थर्ड में अपन सॉल्व करेंगे आज चैप्टर थर्ड। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि अपन अभी मैथ्स मैराथन कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर वाइज जो है जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर PYQs का जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको अपन कवर कर रहे हैं। और इसके अंदर सबसे मेन चीज़ ये है कि हम क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है, शुरू कैसे करना है, आपको लिखना कैसे है, ताकि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन भी हो जिसमें अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा हो फिर भी उसके अंदर आप जो है मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। तो मेन चीज़ जो है वो हम आपको जो है अप्रोच करना सिखा रहे हैं, कैलकुलेशंस करना सिखा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि जो क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं वो आपने पहले सॉल्व कर लिए होंगे, बट मैं आपको एक चीज़ बोल सकता हूँ कि उनको ईजी टू ईजी सॉल्व कैसे करना है, कम से कम स्टेप में कैसे सॉल्व करना है, अप्रोच कैसे करना है, फॉर्मूलाज कैसे लिखने हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे सिखाने वाले हैं आपको, ताकि आपका जो टाइम है वो बचे एग्ज़ाम के अंदर, आप अपना पेपर ना छोड़ के आओ। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट्स को आता, जब एग्ज़ाम दे के आते हैं तो वो बोलते हैं कि सर हम एग्ज़ाम तो दे दिया हमने, पेपर भी हमें पूरा आता था, बट हमारे हमारे जो है क्वेश्चन छूट गए। ठीक है, अगर हमें थोड़ा सा समय और मिलता तो हम शायद पूरा पेपर अटेंड कर लेते और हमारे अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, बट हमारा पेपर छूट गया है। तो ये जो है पेपर लेंदी था, ऐसे तो बहुत सारी जो चीज़ें है उस टाइम पे निकल के आती है। बट मैं आपको बोलता हूँ पेपर कभी भी लेंदी नहीं होता है, आपकी अप्रोच जो है उस पर डिपेंड करता है कि आपका पेपर छूटेगा या पेपर को आधा घंटा पहले या 15-20 मिनट पहले कर लोगे। अगर अप्रोच सही रही तो मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आपका 10 से 15 मिनट पहले तो आपका पेपर हो ही जाएगा। ठीक है, अगर आपकी स्पीड और अच्छी हुई तो आप आधा घंटा पौन घंटा पहले भी कर सकते हो। ठीक है, तो अप्रोच करना हम आपको सिखा रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अगर इसके पहले की जो 2 वीडियोस है वो अगर नहीं देखिए तो चैनल पे जाइए, वीडियोस देख लीजिए, हमने प्लेलिस्ट में सेट कर दी है, मैथ्स मैराथन के नाम से प्लेलिस्ट हमने बना दी है। तो अब सबसे पहले अपन यहाँ पे देख लेते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है वो टोटल कितने मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। ये आता है 6 मार्क्स का, जिसमें एक क्वेश्चन होता है 3 मार्क्स का और एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का और एक होता है यहाँ पर MCQ। तो टोटल क्या हो गए, 6 मार्क्स हो गए। अब 3 मार्क्स का किस टाइप का क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का किस टाइप का क्वेश्चन आता है और एक MCQ जो आता है वो किस टाइप का आता है, वो सब चीज़ें अपन देखेंगे आगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अपन क्वेश्चंस पे बढ़े उससे पहले ये जो टेबल हैं, ये टेबल आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये टेबल आपको नहीं आती है तो इस टेबल को समझ लीजिए। ये टेबल में से आपको ये मान के चलो कि आपके 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से आ सकते हैं, 2 के नहीं तो फिर भी आपके जो है 1 मार्क्स का आएगा। ठीक है, डायरेक्टली इस टेबल से। इनडायरेक्टली इस टेबल से भी जो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन आएगा वो भी इस टेबल से कनेक्टेड रहेगा। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो इस टेबल से कनेक्टेड आपके रहने वाले हैं। तो इस टेबल को प्लीज़ ध्यान से समझ लेना। तो मैं आपको ये समझा देता हूँ कि कौन कौन सी कंडीशन के अंदर क्या क्या होता है। तो टेबल को पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो टेबल को प्लीज़ बताइए। ओके, तो सबसे पहले कंडीशन आती है फर्स्ट नंबर कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन, एक इक्वेशन गिवन है सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब इसके अंदर आपको पता है कि कोई भी जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होती है या लीनियर इक्वेशन होती हैं उसकी जनरल फॉर्म होती हैं a1 प्लस, या फिर अपन इसको लिख लेते हैं a1 की फॉर्म में लिख सकते हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की जनरल फॉर्म होती है। तो यहाँ पर a B और C के बेसिस पे अपन ये टेबल जो है वो बनी है। ठीक है, तो अपन सपोज मान लो कि अपने पास में 2 इक्वेशन है, तो अपन वहाँ पे क्या मानते हैं कि पहली इक्वेशन मान ली अपन ने a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या मान लेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो दूसरी इक्वेशन ये मान ली। तो इसके अकॉर्डिंग अपने को a1/a2 की वैल्यू होती है, b1/b2 की वैल्यू होती है और c1/c2 की वैल्यू होती है। तो यही यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ही अपने पास में ये इक्वेशन और ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग a1/a2 की वैल्यू, b1/b2 की वैल्यू और c1/c2 की वैल्यू दी हुई है। इसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है कि यहाँ पर अपने पास में आ रहा है a1/a2 जो है वो नॉट इक्वल टू आ रहा है b1/b2 के। तो अगर ये कंडीशन अगर आपके पास में आए कि a1/a2 की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू है b1/b2 के, तो उस केस के अंदर जो दोनों लाइंस होगी वो इंटरसेक्टिंग होगी लाइंस। ठीक है, जैसे ऐसे एक एग्जांपल, एक लाइन ये हो गई तो दूसरी लाइन जो है इस तरह से इंटरसेक्ट करेगी सिर्फ एक पॉइंट पर। ठीक है, तो
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, और एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या हो जाएगा, मतलब सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन इसका होगा, सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, इससे ज़्यादा नहीं सॉल्यूशन होगा। ओके, अब आते हैं सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन ये कहती है कि अगर A1/A2 इज इक्वल टू होता है B1/B2 इक्वल टू होता है C1/C2, मतलब A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों का जो रेशियो है वो बराबर है, तो उस केस के अंदर होता है को इंसिडेंट लाइन्स। को इंसिडेंट का लाइन का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, इसी लाइन पे दूसरी लाइन है, मतलब वो दोनों लाइन जो है एक दूसरे के ऊपर है, उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। और कोइंसिडेंट लाइन का अंदर होते हैं इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, क्योंकि ये दोनों तो कॉमन लाइन्स है, दोनों एक दूसरे के ऊपर है, तो इसमें इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, ये हो गई सेकंड कंडीशन। अब आते हैं थर्ड कंडीशन पे। थर्ड कंडीशन है कि A1/A2 इज इक्वल टू है B1/B2 बट नॉट इक्वल टू है C1/C2। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मतलब जैसे एक लाइन ये हो गई, ठीक है, और दूसरी लाइन ये हो गई। अब कहीं पर भी चले जाओ, जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी कहीं पर भी। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे लाइन होती है, ठीक है, रेलवे लाइन जो होती है उन दोनों के बीच में, दोनों पटरियाँ जो होती है उन दोनों के बीच में कहीं पर भी चले जाओ, जो डिस्टेंस जो रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगी, चाहे वो कहीं पे जाके घूमेगी भी सही तो भी पैरेलल होगी एक दूसरे के। तो उनका जो बीच का जो डिस्टेंस है ना वो कभी भी चेंज नहीं होता है, वो दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल ही रहती है। तो उसके बीच में क्योंकि वो दोनों इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है दोनों लाइनें, तो दोनों लाइनों के बीच में कोई कॉमन पॉइंट है होता ही नहीं है, तो वहाँ पे जो सोल्यूशन क्या होता है नो सॉल्यूशंस। तो तीन कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन क्या हुई कि अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आता है तो होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, जिसमें एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। दूसरी कंडीशन है अगर तीनों का रेशियो बराबर होता है तो होता है कोइंसिडेंट लाइन, जिसमें होता है इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तीसरी कंडीशन में पैरेलल लाइंस, उसमें होता है नो सॉल्यूशन, ठीक है। ये टेबल अपन ने पढ़ ली। टेबल में कोई दिक्कत कोई क्वेरी वगैरह होती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं आपको एग्जैक्टली वापस समझा दूंगा। वैसे मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है, एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर ये टेबल आपने लर्न कर ली, याद कर ली, इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ लिया तो आप जो है यहाँ पे जो 4 मार्क्स आप प्राप्त करने वाले हों उसके अंदर 4 आउट ऑफ 4 आपको जो है आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये 4 मार्क्स जो है ना इसी पे बेस्ड है, कंप्लीटली 4 मार्क्स इसी में से नहीं मिलेंगे, बट बेस्ड इसी पे। अगर आपने यहाँ पे गलती कर दी तो ये 4 मार्क्स में से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि टेबल ही जब आपको लर्न नहीं है तो आप उसका आंसर कैसे करोगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस के अंदर सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। दो इक्वेशंस अपने को दे दी, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस के अंदर अपने को पूछा है कि ये इक्वेशंस जो है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब देखो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दो वर्ड आ गए यहाँ पे। तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि उस इक्वेशन के अंदर कोई ना कोई सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो गया वो कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहाँ कहाँ पे होता है आपको पता है, एक तो होता है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन और इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइंस होती है वहाँ पे सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये दोनों लाइंस क्या किस प्रकार की हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन ये किस प्रकार की हो गई, ये हो गई कंसिस्टेंट टाइप की, ठीक है। और अगर इनकंसिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है इन नो सॉल्यूशन, जिसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। जो कि क्या होती है, जो लाइंस पैरेलल लाइंस होती है वो होती हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस, वो आती है कैटेगरी में इनकंसिस्टेंट वाले सॉल्यूशन की कैटेगरी के अंदर, ठीक है। अब अगर अपन बात करें कि कोई भी अगर लीनियर इक्वेशंस अपने को दे रखी है 2 वेरिएबल के अंदर, तो उनको सोल्व करने के कौन कौन से मेथड जो है अपने सिलेबस के अंदर है। तो यहाँ पे अपने पास में 3 जनरल मेथड्स है जो अभी अपने पास में है सिलेबस के अंदर। बाकी के और भी मेथड्स थे बट वो आउट ऑफ सिलेबस हो चुके हैं, तो वो नहीं आएंगे एग्जाम के अंदर। सिर्फ ये 3 मेथड आएंगे। तो सबसे पहला मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा मेथड होता है ग्राफिकली मेथड, ठीक है। अभी अपन इन तीनों मेथड पे अपन डिटेल में बात नहीं करेंगे कि कैसे एलिमिनेशन कैसे करते हैं, सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं और ग्राफिकली कैसे करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप शुरुआत से पढ़ रहे हो एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और ग्राफिकली, तो आपको पता होगा कि एलिमिनेशन कैसे करना है, सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है और ग्राफिकली कैसे करना है। क्योंकि
ये चीज़ें आपने शुरुआत से अभी तक लेके काफ़ी ज़्यादा आप इस चीज़ों को रट चुके हैं, आपके दिमाग में ये फिट हो चुकी है। तो अभी इन चीज़ों पे टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हमारा भी टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, अपन बढ़ते हैं इसके साथ में आगे। ठीक है, अगर फिर भी मान लो कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसको एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और ग्राफिकली के अंदर कुछ डाउट आ रहा हो, तो प्लीज़ एक बार आप हमें कमेंट कर देना। हम आपके लिए अलग से ग्राफिकल सब्स्टिट्यूशन और इस पे एलिमिनेशन पे वीडियो बना देंगे, समझा देंगे डिटेल के अंदर भी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप एक सिंगल स्टूडेंट भी होंगे तो हम आपकी हेल्प करेंगे। नाउ अब आते हैं अपन क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन, 2 इक्वेशन अपने को दी गई थी, तो इसमें अपने को सिर्फ ये बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो चलिए अपन इसको देख लेते हैं कि क्या है ये। और ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये टोटल जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इजी, आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपको टेबल याद है और आपको सोल्व करना आता है। ठीक है, अब अपने को पता है कि जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस अपने को पहले इन इक्वेशंस को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कई बार क्या स्टूडेंट क्या करते हैं कि इनको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं करते हैं, तो पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी 6x माइनस 4y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब अपन निकालेंगे a1 का वैल्यू। तो a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये इक्वेशन को अपन फर्स्ट इक्वेशन माने हैं। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन माने हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर a1 क्या हो जाएगा 3, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है 3। फिर b1 कितना हो जाएगा, y का कोफिशिएंट 2। ठीक है, साइन का ध्यान रखना है कि +2 है या 3 है या -3 है या क्या है, तो साइन का ध्यान रखना है। फिर c1 तो 8 है और माइनस का है तो -8। ओके, ये a1 b1 c1 की वैल्यू आ गई। अब अपन a2 की वैल्यू निकालते हैं, तो a2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, b2 इज इक्वल टू, b2 कितना है, माइनस का साइन है तो -4 हो जाएगा। ठीक है, फिर c2 कितना हो जाएगा -9। ओके, अब अपन निकालते हैं a1 अपॉन a2। तो पहले अपन ने a1 अपॉन a2 निकाला, तो ये a1 है 3 एंड अपॉन a2 है 6, तो 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 2। फिर अपन निकालते हैं b1 अपॉन b2। ठीक है, b1 अपॉन b2 कितना आ गया, b1 है 2 एंड b2 है -4, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 2। ठीक है, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी डिनोमिनेटर के अंदर अगर साइन होता है ना माइनस का, तो वो न्यूमिनेटर में चला जाता है। ओके, अब निकालते हैं अपन c1 अपॉन c2। तो ये हो जाएगा -8 अपॉन -9। तो यहाँ पे इस पर कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ओनली, सो 8 अपॉन 9। अब देखो ये 1 अपॉन 2 है, ये -1 अपॉन 2 है और ये 8 अपॉन 9 है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि हियर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, यहाँ पर ही अपना काम हो गया, क्योंकि ये दोनों ही इक्वल नहीं है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो अपने को इस पे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर क्या बोल देंगे कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सो दीज टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग lines. So this is so it is consistent। ठीक है, कंसिस्टेंट क्यों होगा, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन के अंदर क्या कंडीशन होती है कि एक सॉल्यूशन अपन निकाल सकते हैं, और अगर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इसका मतलब क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट टाइप का आंसर क्वेश्चन यहाँ पे, जो कि इस बार आने के हाई चांसेस इस बार है इस क्वेश्चन के। ठीक है, कोई भी डाउट क्वेरी वगैरह हो इस क्वेश्चन में से प्लीज़ एक बार कमेंट करके जरूर पूछ लेना। नाउ अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो है द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर obtained by reversing the digits is 66. If the digit of the number differ by 2, find the number, how many such numbers are there। तो इस टाइप के कितने नंबर्स जो है वो यहाँ पे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को सिंपली क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है, वो नंबर जो है 2 डिजिट का नंबर है। ठीक है, अब उस नंबर, वो जो नंबर है
वो नंबर और उस नंबर को, उस नंबर के डिजिट्स रिवर्स करने के बाद में जो नंबर बनता है उसका सम जो है वो 66 है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई नंबर है, एग्जाम्पल के लिए मैं बोल दे रहा हूँ आपको कि मान लो एक नंबर है 12, ठीक है। तो 12 जो है वो 2 डिजिट का नंबर है। अब इसको 12 के जो डिजिट्स है मैं इसको रिवर्स कर दूँ, मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं इसको 21। तो 12 और 21 का सम कितना आ रहा है यहाँ पे 33। तो उसी तरह से वो जो नंबर है ना, उस नंबर के जो ओरिजिनल नंबर है उसका और उस नंबर के डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद में जो नंबर है उसके जो सम आता है वो आता है 66, जो कि यहाँ पे अपने को दिया हुआ है, ठीक है। और वो जो डिजिट्स है उन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक हो गया 4 तो दूसरा कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। या फिर एक हो गया 8 तो दूसरा कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। इस तरह से, तो इस तरह से उसका जो डिफरेंस है वो है 2, डिफरेंस 2 डिजिट्स के अंदर। फिर अपने को बताना है कि फाइंड द नंबर हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, और इस तरह के कितने नंबर्स है। तो पहले तो वो जो नंबर है, जो ओरिजिनल नंबर है वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो चलिए नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर आगे सोल्व करेंगे अपन। ओके, तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन अपन यहाँ पे करते हैं। अब देखो अपने को दे रखा था कि 2 डिजिट का नंबर है, तो अपन ने मान लिया कि ये एक डिजिट और ये दूसरा डिजिट, तो ये तो हो गया 10 के प्लस वाला डिजिट और ये हो गया वंस के यूनिट डिजिट, ठीक है। तो मैं इसको मान लेता हूँ सपोज एक्स और इसको मान लेता हूँ मैं वाई, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना वो 2 दिया गया है, तो मैं एक बार के लिए ऐसा मान लेता हूँ कि यहाँ पर x जो है वो छोटा है y से, ठीक है। तो मैंने इसको लिख लिया कि x इज़ लेस देन y, ठीक है। और ये ओरिजिनल नंबर है, x लेस देन y है, ताकि डिफरेंस किसका होता है, डिफरेंस अपन जब निकालते हैं तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, तो बड़े में से छोटे को मतलब अपन लिखेंगे इसको y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो इसको मैंने मार्क कर दिया कि इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 2 है और बड़ा जो नंबर है वो y है और x जो है वो छोटा है। या फिर अपन अगर आप चाहे तो x को भी बड़ा मान सकते हो और y को भी छोटा मान सकते हो, आप अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हो। तो मैंने इसको लिख लिया y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये तो हो गई अपने पास में इक्वेशन नंबर 1, पहली, सबसे पहली। अब अगर ये नंबर अपने पास में है, ये 10 का प्लेस है, ये यूनिट प्लेस है, तो अपने को पता है कि प्लेस वैल्यू नाम की भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। अब प्लेस वैल्यू में अपन क्या करते हैं कि इसको अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो 78 है, एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मान लो 78, तो 78 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये यूनिट डिजिट है, ये 10 के प्लेस का नंबर है, तो मैं यूनिट डिजिट को 7 × 10 + 8 ऐसा लिख सकते हैं अपन ने छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो उसी तरह से अपन यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 10 × x + y, यूनिट डिजिट का प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो गया अपने पास में नंबर फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट नंबर की वैल्यू, ठीक है, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। अब इसको नंबर को अपन रिवर्स कर देंगे, ठीक है। ये पहला नंबर आ गया अपने पास में, इस नंबर को अपन ने कर दिया रिवर्स नंबर, तो रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा y, ठीक है। ये 10 के प्लेस पे आ जाएगा और ये आ जाएगा x यूनिट के प्लेस पे, ठीक है। अब y x नंबर आ गया अपने पास में, तो ये आ गया। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, तो प्लेस वैल्यू इसकी लिख लेते हैं अपन, प्लेस वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, 10 के प्लेस है, 10 के प्लेस पर है वाई, तो ये हो जाएगा 10 × y + x, ये हो गया अपने पास में इसका वैल्यू, ठीक है। रिवर्स करने के बाद में अब इनका जो सम है ना वो अपने को कितना दिया हुआ है 66, सम अपने को 66 दिया हुआ है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10x + y + 10y + x इज इक्वल टू 66। तो देखो 10x और x हो जाएगा 11x + 11y इज इक्वल टू 66। अब देखो 11 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो 11 को कॉमन यहाँ पर x, ठीक है, 11 को कॉमन ले लिया तो ये बच गया x + y इज इक्वल टू 66। अब 11 हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो x + y इज इक्वल टू 6। तो ये हो गई अपने पास में सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। तो अब अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे अपने को देखो वहाँ पर -x है, यहाँ पे +x है, तो इन दोनों इक्वेशंस के अंदर अपन एलिमिनेशन कर सकते हैं इजीली। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे बाय एलिमिनेशन मेथड एड फर्स्ट एंड 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर दोनों को ऐड कर देंगे अपन फर्स्ट एंड 2 को, तो ये जगह -x + y इज इक्वल टू 2, x + y इज इक्वल टू 6, तो -x कट जाएगा, ठीक है, +y -x कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो 2y इज इक्वल टू 8, सो y इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो y का वैल्यू 4 आ गया। अब y का वैल्यू अपन पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। नाउ पुट
y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, ठीक है। या फिर आप 2 वाली या फर्स्ट वाली किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, तो एक्स को उधर भेज देंगे, 2 को उधर लेकर जाएंगे, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स, सो एक्स इज इक्वल टू आ गया 2, ठीक है। तो x का वैल्यू 2 आया, तो अब ओरिजिनल नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर हो जाएगा अपने पास में XY, ठीक है। XY मीन्स 2 4 24 हो गया, ठीक है। और इसका जो रिवर्स नंबर है वो कितना हो जाएगा 42, ठीक है। ये हो गया रिवर्स नंबर और ये हो गया ओरिजिनल नंबर 24, ठीक है। अब अपने को बोला कि इस तरह के कितने नंबर्स हो सकते हैं, तो कितने नंबर्स हो सकते हैं, तो एक तो 24 हो जाएगा जिसका, और एक हो जाएगा 42 जिसका, इन दोनों का सम जो है वो 66 होगा। अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि 24 प्लस 42 इज इक्वल टू 66। यहाँ पे अगर अपन इसको ओरिजिनल माने तो 24 प्लस 42 हो जाएगा। अगर मैं इसको ओरिजिनल नंबर मानूँ तो ये कितना हो जाएगा 42 प्लस 24 इज इक्वल टू 66। तो इस तरह के कितने नंबर के कॉम्बिनेशन हो जाएगा, 2 नंबर्स के इस तरह के कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब इसमें से कोई डाउट क्वेरी वगैरह हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब देखो ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना वो अलग अलग लैंग्वेज के अंदर आ सकता है। एग्जैक्टली मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये ही क्वेश्चन आएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन भी आ जाए, हो सकता है इसके सिमिलर क्वेश्चन दूसरा भी आ सकता है। तो प्लीज़ ध्यान से पढ़ें। उसके अलावा एक जो ट्रेन वाला क्वेश्चन है वो भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है। ट्रेन वाला है, पॉन्ड वाला है, वो हालांकि नहीं आएंगे, ठीक है। उनके चांसेस इतने नहीं है ज़्यादा जितने ज़्यादा इसके चांसेस हैं। तो एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है जहाँ पे अपने को लीनियर इक्वेशन दे दी होती हैं 2 वेरिएबल के अंदर और उनको अपने को सोल्व करना होता है। जैसे रूट वाले जब दे देते हैं तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है कि अब यार रूट वाला दे दिया, आप कैसे सोल्व करें, ठीक है। जैसे अपन एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे जो 1 दिया हुआ है वो अपन उठा लेते हैं, ठीक है, इसी को सोल्व करते हैं, ओके। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि आप चैनल पे जाना, मेरे चैनल पे एक वीडियो मैंने दे रखी है जिसमें रूट एक्स प्लस वाई वाली जो एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का कैलकुलेशन दिया हुआ है, क्या वो सोल्व करना आप जिस भी स्टूडेंट ने वो सोल्व कर देना, मैं उसको मेरी तरफ से कुछ ना कुछ गिफ्ट करूँगा, जरूर गिफ्ट करूँगा, ठीक है। वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है वीडियो को, बस शर्त ये है कि पहले उस वीडियो को पूरा मत देखना, पहले सोल्व करना, फिर आप मुझे बताना कि आप उसको कर पाए हो कि नहीं कर पाए हो, ठीक है। और अल्टरनेट मेथड भी आपको यूज़ कर सकते हो, उसके अंदर जो भी मेथड आप यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो। बट वीडियो देखने के बाद ये मत करना कि सर मैंने हाँ कर लिया सोल्व, ऐसा मत करना, ईमानदारी से सोल्व करना। देखते, और वो क्वेश्चन इतना डिफ़िकल्ट या फिर आप बोल सकते हो लॉजिकल क्वेश्चन है कि उसको हर स्टूडेंट जो है वो नहीं कर पाता है, फेल हो जाते हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स। तो एक बार ट्राई जरूर करना वो। नाउ ओपन करते हैं फर्स्ट पार्ट वाला क्वेश्चन, ओके। सो ये 2 इक्वेशन अपने को दे रखी है, पहली इक्वेशन ये दी हुई है, दूसरी इक्वेशन ये गिवन है अपने को। अब अपने को देखो यहाँ पे दोनों इक्वेशन में x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। पहले में √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी इक्वेशन में √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के अंदर अपन इसको करेंगे एलिमिनेशन मेथड से सपोज, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एलिमिनेशन मतलब अपने को बोल देते हैं, कई बार सब्स्टिट्यूशन मेथड से बोल देते हैं, कई बार ग्राफिकली से बोल देते हैं। तो जो भी मेथड से बोलते हैं आपको उसी से करना, अदर से नहीं करना। मान लो आपको एलिमिनेशन बोल दिया, अगर आप सब्स्टिट्यूशन से करके आओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, जिस वजह से बोला है उसी से करो। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना उसको सिंपली एलिमिनेशन मेथड से ही बोलते हैं कि एलिमिनेशन से करो। अब देखो अपने को पता है कि जब एलिमिनेशन से अपन करते हैं तो किसी भी एक वेरिएबल के जो होता है नंबर उसको अपन सेम करते हैं, ठीक है, उसके कोफिशिएंट को सेम करते हैं। तो अपन या तो एक्स वाले कोफिशिएंट को सेम कर ले या वाई वाले को कर लेते हैं, किसी के भी एक को कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं सपोज ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे √3x है, यहाँ पे √2x है, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को √3 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ और इस पूरी इक्वेशन को मैं √2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। मतलब क्या करते हैं कि मैं x के कोफिशिएंट को सेम कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इस इक्वेशन को √3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो यहाँ पे √6 हो जाएगा, ठीक है। इसको √2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहाँ पे भी √6 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या मिलेगा अपने को, यहाँ पे मिलेगा √6x, ठीक है। क्योंकि √2 मल्टीप्लाई √3 कितना होता है, रूट में है नंबर्स दोनों, तो ये रूट में मल्टीप्लाई जाएंगे तो 3 × 2 6 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया √6x। अब देखो √3 और √3 मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा प्लस, रूट बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 0,
ये होगा इक्वेशन नंबर 1। अब अपन इसको √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा √6x माइनस, अब देखो √8 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा √2 से तो ये कितना हो जाएगा, √16 हो जाएगा। ठीक है, अब √16 का इसका रूट कितना होता है, 4 होता है, तो इसका हो जाएगा -4y इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये आ गया इसका। अब अपन यहाँ पे दोनों इक्वेशंस के अंदर x के कोफिशिएंट जो है वो सेम आ गए। अब देखो अपन कुछ भी कर सकते हैं, या तो फर्स्ट को सेकंड में से माइनस कर दो या सेकंड को फर्स्ट में से माइनस कर दो। तो अपन ऐसा करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 को। तो यहाँ पे लिख दिया √6x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, √6x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। अब अपन माइनस कर रहे हैं तो जो नीचे वाला है उसके साइन चेंज हो जाएगा, तो ये साइन चेंज हो गया, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 0 - 0 तो 0 ही होगा। ओके, सो प्लस 3y और प्लस 4y हो जाएगा 7y, एंड ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 0। तो 7y इज इक्वल टू 0 तो y इज आल्सो इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू आ गया अपने पास में 0। ओके, अब y का वैल्यू 0 आया तो वो या तो इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 किसी भी एक में पुट कर देंगे। तो मान लो मैं इक्वेशन नंबर पुट में कर देता हूँ, तो यहाँ पे जैसे इक्वेशन नाउ पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा √2x प्लस √3y, y मीन्स मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा √2x इज इक्वल टू 0। सो x इज आल्सो इक्वल टू 0, तो x और y दोनों का वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर 0 होगा, बट हर केस में नहीं होगा, इसमें होगा। ठीक है, हो सकता है कि डिफरेंट क्वेश्चन पे डिफरेंट वैल्यूज जो है वो आ सकती है। तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू 0, तो ये आ गया इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। डाउट हो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बता देना। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट में है ये s माइनस टी इज इक्वल टू 3s/3 प्लस t/t इज इक्वल टू 6। देखो इसके अंदर सिंपल इक्वेशन दे दी और इसके अंदर अपने को डिनोमिनेटर के अंदर दे दिया। तो सबसे पहले क्या करना है कि डिनोमिनेटर का जो एलसीएम है ना, एलसीएम लेके 3 और 2 का एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके उसको सोल्व कर लेना है, और जो एलसीएम जो सोल्व करने वाला में जो एलसीएम नीचे डिनोमिनेटर बचता है ना, उसको अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6 की तरफ में भेज देना है। ठीक है, तो फिर दोनों इक्वेशन जो वो सिंपल इक्वेशन बन जाएंगी, फिर उसके बाद में आप अकॉर्डिंगली वो आप उसको एलिमिनेशन या किसी से भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हो। ठीक है, सेम आपको यहाँ पर करना है, यहाँ पे, और यहाँ पे ये डेसिमल के अंदर है। तो यहाँ पे देखो ये 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.2x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम है, x के जो कोफिशिएंट है सेम है। तो आप या तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को माइनस करो या सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो। ठीक है, तो आपके पास में y का वैल्यू आ जाएगा। तो जो भी y का वैल्यू आता है उसके अकॉर्डिंग आपको y का वैल्यू पुट कर देना है इक्वेशन 1 या 2 के अंदर, तो आपके पास में x का वैल्यू भी आ जाएगा। तो ये तो आप जो है सोल्व कर लोगे। अब अपन बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 3.1 के अंदर कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, और उनके सॉल्यूशंस भी जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। और आप पर्सनली जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ ना इम्पोर्टेंट, उनके सॉल्यूशंस तो एक बार आपको खुद को भी कर लेना है। तो सबसे पहले 3.1 के अंदर फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको बताया था। जो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन ये सोल्व करवाया था, इसके अंदर मैंने इसी टाइप का क्वेश्चन है जहाँ पे आपको इक्वेशंस गिवन होगी, अलग अलग इक्वेशंस गिवन होगी। उन इक्वेशंस को देख के आपको a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की वैल्यूज़ देख के आपको ये बताना होगा कि कंसिस्टेंट है या इनकन्सिस्टेंट है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आपको ये बताना होता है कि सिर्फ कंसिस्टेंट है या इनकन्सिस्टेंट है और किस टाइप की लाइन होगी ये बता दिया, और उसके बाद में लास्ट में ये भी लिख देते हैं कि अगर कंसिस्टेंट है देन फाइंड द सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस को पूरा पढ़ के ध्यान से आंसर करें। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि सिर्फ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बता के आंसर को फाइनल कर देते हैं, एंड कर देते हैं, और उसके बाद में ये नहीं देखते कि सॉल्यूशंस भी निकालना था उसके। ठीक है, तो ध्यान से कि सॉल्यूशन निकालना था कि नहीं था। ओके, फिर उसके बाद में फोर्थ जो क्वेश्चन है वो आपको करवा दिया मैंने। एक टाइप का ही क्वेश्चन अपन करवाएंगे, एक टाइप के क्वेश्चन दो अपन नहीं करवाएंगे ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। अब अपन चलते हैं इसके फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, लैंग्वेज क्वेश्चन है जो ये आप कर लोगे। इसमें जो है बोला कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन वूज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, सो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ गार्डन। तो आप उसकी लेंथ और ब्रेथ कुछ अपने आप से एज्यूम करना पड़ेगा आपको।
फिर आपने जो भी लेंथ और ब्रेथ वेरिएबल दे दिए उसके अकॉर्डिंग जो पेरीमीटर का फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी इक्वेशंस बन जाएगी। तो एक और दो इक्वेशन आपके इसमें बन जाएगी, उनको सोल्व कर लोगे आपके पास में आंसर आ जाएगा। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर भी प्रॉब्लम क्वेश्चन है। इस प्रॉब्लम क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे है इक्वेशन दे देंगे आपको और उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है। ठीक है, सॉरी ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। ठीक है, एक इक्वेशन आपको इसमें देंगे। ठीक है, सपोज मान लो कि इसमें आपको एक इक्वेशन दे दी, आपको 6 नंबर का क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, आप एक बार देख लेना। इसमें आपको एक इक्वेशन दे दी कि 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन दे दी आपको। अब आपको 3 कंडीशन यहाँ पे दे देंगे कि एक है सबसे पहले इंटरसेक्टिंग, दूसरी कंडीशन दे दी आपको पैरेलल, ठीक है, तीसरी कंडीशन दे दी आपको कोइंसिडेंट। अब आपको ये चीज़ तो याद है कि इंटरसेक्टिव का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। पैरेलल का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, कोइंसिडेंट का क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड आल्सो इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस होती है। आपको एक इक्वेशन दे दी, अब आपको ये बोलेंगे कि इस लाइन की एक और पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन बनाओ अपने हिसाब से। कुछ भी इक्वेशन हो सकती है बट वो जो है इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए इस लाइन के। ठीक है, तो अपने को कंडीशन क्या रखनी है कि अपने पास में 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये इक्वेशन है। तो अपने पास में a1 का वैल्यू है, b1 का वैल्यू है, c1 का वैल्यू है। इसके अकॉर्डिंग अपने को जो दूसरी इक्वेशन होगी ना वो इस तरह से बनानी है कि कंडीशन कौन सी बने, ये वाली कंडीशन बने। जैसे कि मैंने इक्वेशन बना दी सपोज कि x प्लस मैंने बना दिया x प्लस 3y माइनस या प्लस कुछ भी लिख देता हूँ मैं, प्लस मैंने लिख दिया सपोज 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 8 की जगह मैंने प्लस 8 लिख दिया, कुछ भी लिख दूंगा मैं। अब देखो इसमें a1 है 2, इसमें a1 है 2, इसमें a2 जो है वो है 1, तो ये हो जाएगा 2/1। ठीक है, इसमें 2 b1 है 3 एंड b2 है 3, तो 3/3 1। तो यहाँ पर देखो a1/a2 का वैल्यू कितना है 2/1, b1/b2 का वैल्यू कितना है 1। तो यहाँ पर ये दोनों जो है वो इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये जो लाइन बनाई मैंने x प्लस 3y इज इक्वल प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये क्या होगा, इसकी पेयर ऑफ लाइन्स जो कि इसको इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएगी, दोनों को इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएगी। अब पैरेलल की कंडीशन, पैरेलल के अंदर क्या है कि ये है कि अपने को पता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इक्वेशन अपने को क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करना है कि ये लाइन बनानी है अपने को। तो सिंपली आपको क्या करना है, जो भी इक्वेशन अपने को दे रखे हैं ना उसके a1 और b के जो कोफिशिएंट्स है ना उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा दो। जैसे मान लो कि मैं इसको इन दोनों को जो है सेम से मल्टीप्लाई करा दो, 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, प्लस 2 से या माइनस 2 से या 3 माइनस प्लस जो भी करवा रहा हो किसी एक नंबर से करवा देना आपको। तो मैंने मान लो सपोज प्लस 2 से करवा दिया, तो इक्वेशन हो जाएगी 4x प्लस 6y। अब जिस नंबर से इसको प्लस 2 से जिससे भी करवाया ना मल्टीप्लाई, उससे आपको जो c का कोफिशिएंट है ना उससे नहीं करवाना है। तो मान लो इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये हो जाएगा -24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उस सेम से नहीं करवाना है। अब ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये सेकंड इक्वेशन आ गई, तो ऑब्वियसली इन दोनों का जो रेशियो है वो आ जाएगा 1/2, इसका भी रेशियो आएगा 1/2, बट इसका जो रेशियो है वो आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन कौन सी हो जाएगी, ये वाली कंडीशन हो जाएगी। तो ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है दोनों पैरेलल आ जाएगी। तो ये आपको एक क्वेश्चन बनेगा जिसके अंदर आपको इक्वेशन एक दे देंगे, दूसरी इक्वेशन आपको बनानी होगी। फिर कोइंसिडेंट की क्या है कि कोइंसिडेंट के अंदर अपने को इक्वेशन दे रखे 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तो सभी का रेशियो सेम है, तो इस इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवा दो पूरी इक्वेशन को। जैसे मान लो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, या फिर इसको मल्टीप्लाई करवा दो आप 3 से, तो ये 6x प्लस 9y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करा दो पूरी इक्वेशन को, तो उस लाइन की जो है कोइंसिडेंट लाइन जो है वो आ जाएगी। ओके, तो ये हो गया अपना 6th क्वेश्चन 3.1 के। तो 3.1 के 3 क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, उसमें से 4th और 5th जो है मैं ऑलरेडी उस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करवा चुका हूँ, और 6th वाला जो थोड़ा डिफरेंट था। ठीक है, और ये टाइप का जो क्वेश्चन है वो लास्ट ईयर नहीं आया, तो इस बार आने के चांसेस बनते हैं, तो प्लीज़ ध्यान से थोड़ा समझ लेना। अब इसके बाद में नेक्स्ट सेगमेंट है 3.2, एक्सरसाइज 3.2 के अंदर। देखो एक्सरसाइज 3.2 के अंदर क्या है कि आपको दे दिया फर्स्ट के जो पार्ट्स मैंने सोल्व करवाए,
ठीक है, उसके अंदर जो भी आपको लगते हैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं, जो स्पेशली रूट वाले, ठीक है, जैसे कि ये वाले, ओके, ये इस टाइप के, और डेसिमल वाले, ये सोल्व कर लेना। ये जो 4 क्वेश्चन मैंने दिए हैं यहाँ पे लिखे हैं, ये चारों आप सोल्व करना है। इनसे आपके जो है प्रैक्टिस हो जाएगी, समझ में आ जाएगा कि किस तरह से अप्रोच करना है। ओके, 3.2 के फर्स्ट के बाद में तो थर्ड ये मैंने बता दी इधर में। फिर इसके बाद सेकंड और 3 के ऑल पार्ट्स, सॉरी सेकंड क्वेश्चन और थर्ड जो क्वेश्चन है उसके सभी पार्ट्स आपको सोल्व करने हैं। सभी थर्ड पार्ट में क्या है कि आपको वर्ड प्रॉब्लम दी होगी, सारे वर्ड प्रॉब्लम जो है वो ईजी हैं, इक्वेशंस आपको बनानी है और सोल्व कर लेना है वो, ठीक है। वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, आपने सोल्व कर भी लिए होंगे, वो वाले नहीं किए हो एक बार सोल्व कर लेना आप 3 के ऑल पार्ट। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है कि वहाँ पर आपको इक्वेशन दे देंगे और वहाँ पर m की वैल्यू जो है वो मिसिंग होगी। मैं एक बार ये क्वेश्चन लिख के आपको समझा देता हूँ। ओके, तो इसमें क्या है कि अपने को 2 इक्वेशन दे रखी है। एक इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y = 11, ये दे दी फर्स्ट इक्वेशन। एक इक्वेशन दे दी 2x - 4y = -24, ये दे दी आपको सेकंड इक्वेशन। अब इसके अंदर अपने को सबसे पहले तो बोलेंगे कि सोल्व, ठीक है, मतलब क्या करना है, x एंड y की जो वैल्यूज़ है वो अपने को फाइंड आउट करनी है। एंड मुझे पता है आप इजीली कर सकते हो, तो x एंड y की वैल्यूज़ आप फाइंड आउट कर लोगे। अब आपको बोलेंगे कि आल्सो फाइंड m, ठीक है, मतलब m की जो वैल्यू है वो भी फाइंड आउट करनी है। m की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको इक्वेशन दी होगी y = mx + 3, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है इस टाइप का प्री बोर्ड में भी आया था, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से कर लेना, समझ लेना। ये क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिल जाएगा, नहीं आपको आता है तो एक बार आप मुझे कमेंट कर देना। वैसे मैं यहाँ पे समझा दिया मैंने आपको। अब जो भी वैल्यू आपको इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने पे जो भी x और y की वैल्यूज़ आई वो यहाँ पे पुट कर देनी है। और जब पुट करोगे तो y का वैल्यू पुट हो गया, x का वैल्यू पुट हो गया, 3 यहाँ पे दिया हुआ है, m मिसिंग है, तो एक वेरिएबल मिसिंग है, तो इस इक्वेशन को सोल्व करके आप m का वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे इजीली, ठीक है। ये हो गया। अब ये सेगमेंट हो गया अपने पास में 3.2 का। ओके, सेकंड और थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन के अंदर जो उसके सभी पार्ट्स है वो सोल्व करना है, जो कि वर्ड प्रॉब्लम से, ओके, वो हो जाएंगे। फिर उसके अंदर बढ़ते हैं अपन 3.3 की तरफ में। 3.3 के अंदर क्या दिया है कि फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर, इसके अंदर अपने को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। आपको स्पेशली बोला है कि आपको एलिमिनेशन से सोल्व करना है, ये आपको बोल सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करो, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन है जैसे कि अपना 3.2 के अंदर करते हैं वो सेम ही टाइप के क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा जो है उसका उसमें आपको दे देंगे, डिवाइड करने दे देंगे आपको नंबर्स, एक वेरिएबल्स, तो डिवाइड में वेरिएबल्स है, फिर उसको सोल्व करना होगा आपको। ओके, तो ये हो गए आपके फर्स्ट का जो फोर्थ पार्ट है, और उसका फर्स्ट का फोर्थ पार्ट आप सोल्व कर लेना, और बाकी का इजी है। अब सेकंड में है वो है वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स इजी है इसके अंदर, ये सारे तो आपने सोल्व कर चुके हैं। इसका जो सेकंड का थर्ड पार्ट है वो ऑलरेडी मैं उस टाइप का क्वेश्चन एक में सोल्व करवा चुका हूँ आपको, जो कि किस तरह से अप्रोच करना है वो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी की जो 2 वर्ड प्रॉब्लम है वो ईजी हैं, एक है डिनोमिनेटर वाली और न्यूमिनेटर वाली, और एक जो है वो है ईयर वाली। 5 ईयर एगो इतनी एज थी, फिर 5 साल के बाद में इतनी एज हो गई, इस टाइप का क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, तो आप उसको कर लोगे। डाउट आता है आप मुझे बता देना, कोई भी क्वेश्चन के अंदर कि सर ये क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे, वो आप मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा, ठीक है। उसका हम आते हैं एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल्स जो मैं बता देता हूँ वो आपको छोड़ देना बिल्कुल नहीं है, एग्जाम्पल्स तो आपको कर लेना है कि सर ने बोल दिया मतलब एग्जाम्पल करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एग्जाम्पल आपको एज इट इज़ जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी होती है सेम टू सेम आपको एग्जाम में दे देते हैं। अब इसके अंदर एग्जाम्पल्स दिए हुए अपने को सेकंड नंबर एग्जाम्पल, अब देख लेता हूँ, मैं बता देता हूँ कि सेकंड नंबर एग्जाम्पल्स जो है वो किस तरह का है। एग्जाम्पल सेकंड जो है वो ग्राफिकली है, ठीक है, ग्राफिकल एग्जाम, उसमें आपको बोला है कि ग्राफिकली बताओ कि इसको सॉल्व करो। तो आपको ग्राफिकली क्या करना है, एक ग्राफ आपको मिलेगा, वहाँ पे जो भी लाइन दे देंगी, जो 2 इक्वेशंस वहाँ पे दी होगी, उन दोनों इक्वेशंस को आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। और रिप्रेजेंट करने में जहाँ पर भी वो दोनों इंटरसेक्ट होती हैं या अगर पैरेलल होती हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि अगर इंटरसेक्टिंग हो रही है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, अगर पैरेलल हो रही है तो आपको नो सॉल्यूशन लिख देना सिंपली, और अगर कोइंसिडेंट है तो कोइंसिडेंट लिख देना है। तो ये चीज़ आपको वहाँ पे ग्राफिकली सोल्व करके बतानी है, ठीक है। फिर सेकंड के बाद में एग्जाम्पल बोला गया है 5। अब 5 नंबर जो एग्जाम्पल हैं वो आता है 3.2 के बाद में,
ठीक है। इसके अंदर आपको एक आफ्ताब वाला जो है एज वाला है कि इसके अंदर आपको वही है वर्ड प्रॉब्लम है, जिसमें आपको 7 साल 8 साल पहले की एज बता देंगे, फिर उसके बाद की बता देंगे, परसेंटेज आपको फाइंड आउट करनी रहेगी। ओके, तो ये आप सॉल्व कर लेना, एक बार देख लेना एग्जाम्पल्स। उसके बाद में बढ़ते हैं अपन 8th एग्जाम्पल की तरफ में। अब देखो 8th जो एग्जाम्पल हैं इसके अंदर डिस्कस किया गया है the ratio of income of two person is 9:7. The ratio of their expenditure is 4:3. If each of them manage to save 2,000 per month, then find their monthly income. तो उनकी मंथली इनकम जो है वो फाइंड आउट करनी रहेगी। इसको मैं इक्वेशंस कैसे बनानी है वो अपने को मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बोला गया कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। दो लोगों की इनकम का जो रेशियो है वो 9:7 है। ठीक है, इनकम का रेशियो, तो इनकम का रेशियो 7 है, 9:7 है। तो अब अपन मान लेते हैं कि जो रेशियो का जो कॉमन फैक्टर है वो सपोज x है। तो जो पर्सन 1 होगा उसकी इनकम हो जाएगी सपोज 9x, क्योंकि रेशियो का कॉमन फैक्टर x माना अपन ने। और जो पर्सन 2 है उसकी इनकम हो जाएगी 7x। तो इनकम तो आ गई 9x और 7x। अब बोला है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का रेशियो दे दिया अपने को 4:3। ठीक है, अब ये है क्या, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, और एक्सपेंडिचर का अपन जो कॉमन फैक्टर है वो अपन मान लेते हैं सपोज y। तो पहले पर्सन का जो खर्चा है वो हो जाएगा 4y। ठीक है, और दूसरे पर्सन का जो खर्चा है वो हो जाएगा 3y। ओके, अब इसके बाद में लिखा है इफ़ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2,000 पर मंथ, मतलब दोनों जो व्यक्ति हैं हर महीने 2,000 रुपये सेव करते, तो फाइंड देयर इनकम्स। तो उनकी इनकम फाइंड आउट करनी है अपने को। ओके, इनकम फाइंड आउट करनी है, मतलब 9x और 7x की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। अब देखो सेव का मतलब क्या होता है कि जितनी इनकम होती हैं उस इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे, खर्चे को माइनस कर देंगे, तो जो सेविंग है वो आ जाएगी। तो अपन यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, 9x, और ये तो पहले पर्सन की इनकम है, तो पहले पर्सन का खर्चा कितना है 4y, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2,000। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड पर्सन की इनकम थी 7x माइनस इसका खर्चा कितना है 3y, तो माइनस 3y इज इक्वल टू 2,000, क्योंकि सेविंग दोनों की सेम है। तो ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशंस आ गई आपके पास में, तो एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जिस भी मतलब से आप सोल्व करना चाहते हो उससे कर लीजिए। ठीक है, इक्वेशन किस तरह से बनानी है वो मैंने आपको बता दी। ओके, बाकी कोई डाउट वगैरह हो, क्वेरी हो, आप मुझे बता सकते हो। अब देखो ऐसा नहीं कि आपने x की वैल्यू निकाल ली और y की वैल्यू निकाल ली और वो लिख के आ गए कि x एंड y की वैल्यू ये है, नहीं। x और y की वैल्यू निकालने के बाद में आपको जो है इनकम फाइंड आउट करनी है कि 9 मल्टीप्लाई जो भी x की वैल्यू आती है, सपोज 2,000 आई या 3,000 आई, जो भी आई वो यहाँ पे पुट करके आपको इनकम निकालनी है पर्सन 1 की, और उसी हिसाब से आपको 7 मल्टीप्लाई x की जो भी वैल्यू आती है वो आपको पर्सन 2 की वैल्यू इनकम भी निकाल के बता के आनी है। ओके, इसको छोड़ना नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको बस x और y की वैल्यू सोल्व करके आ गए। अब बढ़ते हैं अपन एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा बताया, 2, 5, 8 और 10। 10 के बाद में जो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल नंबर 10 जो है वो है इफ़ द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66, जो कि अपन करवा चुके हैं। ये सेम टू सेम क्वेश्चन आप जो है करवा दिया अपन ने, ये वाला। ये है एग्जाम्पल 10 जो कि अपन ने अभी अपन बात कर रही है, एग्जाम्पल 10 है। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा चैप्टर भी बड़ा था, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी इसका ज़्यादा था, तो कोई बात नहीं, वीडियो को ध्यान से देखना। अच्छा लगा वीडियो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की मैराथन्स आपको मिलती रहेगी। और बाकी कोई भी डाउट क्वेरीज वगैरह हो तो आप हमें व्हाट्सअप पे आपकी जो डाउट्स क्वेरीज यहाँ पे हमें सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपके यहाँ पे स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे आपको। ओके, बाकी वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हर हर महादेव।